हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मित्रों, आज मैं आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। जो पहले सेकंड चैप्टर का कुछ पोर्शन मैंने आपको पढ़ा दिया था और कुछ पोर्शन मेरा जो है सेकंड चैप्टर का बचा हुआ है, तो यह मैं आपका पूरा कंप्लीट करूंगा। सेकंड चैप्टर कोशिश मेरी यही रहेगी कि इस पूरे लेक्चर में सेकंड चैप्टर में जो टॉपिक है उनको मैं आपको समझा पाऊं, आप तक उसको पहुंचा पाऊं। तो आइए शुरू करते हैं। ग्राउंड वाटर एंड ग्राउंड वाटर फ्लो। सेकंड चैप्टर का टॉपिक है ग्राउंड वाटर एंड ग्राउंड वाटर फ्लो। व्हाट इज ग्राउंड वाटर? वह पानी जिसको हम पीने के लिए यूज कर सकते हैं, आप जमीन से निकाल सकते हो, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। ठीक है, वह पानी जिसको हम पीने के लिए जमीन से निकाल सकते हैं। और पानी कैसे गया हो? थ्रो इन्फिल्ट्रेशन या थ्रो पर्कुलेशन, जमीन के अंदर ट्रांसफर हुआ हो, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। और ग्राउंड वाटर फ्लो, जमीन के अंदर पानी का फ्लो होना, वह कहलाता है ग्राउंड वाटर फ्लो कहलाता है। व्हाट इज एक्वीफर? व्हाट इज एक्वीक्लूड? ये क्या होता है? जो परतें मृदा की वो परतें जो पानी का आदान प्रदान कर सकती हैं या पानी का फ्लो कर सकती हैं, वह एक्वीफर कहलाती हैं। वह परतें जिनमें पानी का आदान प्रदान, पानी का फ्लो नहीं हो सकता, वह एक्वीक्लूड कहलाती हैं। एक्वीफर हैविंग थ्री टाइप्स: कन्फाइंड एक्वीफर, अनकन्फाइंड एक्वीफर एंड बर्स्ट एक्वीफर। कन्फाइंड एक्वीफर क्या होता है? कन्फाइंड एक्वीफर वह होता है जब हम दो परवियस लेयर के, जो इम्परवियस लेयर के मध्य में कोई परवियस लेयर फंस जाती है तो उसको कन्फाइंड एक्वीफर बोलते हैं। तो यहां पहले परवियस और इम्परवियस की बात को समझ लेते हैं। दैट इज कॉल्ड ग्राउंड सरफेस विच इज स्लोपी। आप क्योंकि अर्थ से जो सरफेस है वो कैसा है? अर्थ का सरफेस राउंड है। जब अर्थ जो है हमारी आपका राउंड है, उस पोर्शन में है, तो उसकी लेयर के अगर आप सेक्शन काटोगे तो भी सर्कल्स फॉर्म में आएंगी। तो सर्कल्स फॉर्म में मतलब वाटर भी इसी फॉर्म में मूवमेंट करेगा। तो इस तरीके से अंदर पानी का फ्लो होता है। जहां से ये जो लेयर है जिसके सामने पी लिखा है, डेट इज कॉल्ड परवियस लेयर। जो रेड से लाइनिंग है, डेट इज कॉल्ड इम्परवियस लेयर। परवियस लेयर में पानी का फ्लो होता रहता है, और जहां से जिस जगह से पानी का, जिस सरफेस से पानी का फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड आउटक्रॉप। आउटक्रॉप को हिंदी में बोलते हैं दृश्यांश। ठीक है, और जो एक्वीफर होता है उसको बोलते हैं जलभृत, और जो एक्वीक्लूड होता है उसको बोलते हैं अजलभृत। ठीक है, तो दृश्यांश से पानी जो है वो, या आउटक्रॉप से वाटर जो है इन लेयर के मध्य मूव करता रहता है और हम ड्रिल करके इसी पानी को बाहर निकाल लेते हैं। बट जब हमारे ऐसा भी सिचुएशन आ जाती है कि मान लीजिए जैसे ये इम्परवियस लेयर है और यहां परवियस लेयर, इसके ऊपर एक इम्परवियस लेयर होती, या ऐसी सिचुएशन आ जाती है, अब हम बोरिंग इम्परवियस लेयर में कर तो देते लेकिन इसमें से पानी हमें पूरा नहीं मिल पाता, एक लिमिटेड मात्रा में मिलता, तो डेट इज कॉल्ड कन्फाइंड एक्वीफर। डेट इज कॉल्ड कन्फाइंड एक्वीफर, जहां पर ये सब लेयर एक बंध जाती है, एक बंद सर्किल में, जैसे कोकोनट टाइप में। कोकोनट में क्या है भाई? नीचे कोकोनट देखें, नारियल को आप देखें, जब उसमें पानी पीते हैं नारियल में, तो ऊपर से आप तो उसको तोड़ देते हो, लेकिन एक टाइम बाद तो पानी खत्म हो जाता है। अगर वही चीज ये मिट्टी जैसा सोचिए, इधर से भी रॉकी एरिया आ जाए, इधर से भी रॉकी एरिया, बीच में पानी फंस जाए, तो वो कन्फाइंड एक्वीफर, एक लिमिट तक आपको पानी मिलेगा, उसके बाद पानी खत्म हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अनकन्फाइंड एक्वीफर। अनकन्फाइंड एक्वीफर क्या होता है? जिसमें मौसम के हिसाब से पानी का आदान प्रदान चलता रहे, या आप दूसरी भाषा में यह कह सकते हैं कि पानी जो है, वाटर जो है, वो मौसम के हिसाब से वाटर लेवल बढ़ भी सके और मौसम के हिसाब से घट भी सके। कहने का मतलब ये आउटक्रॉप वाला पोर्शन हमेशा ओपन रहे। बरसात आई, पानी फ्लो बढ़ गया, वाटर लेवल बढ़ गया। गर्मी आई, भाई अपने पानी ज्यादा निकाल लिया, इधर से नहीं आ पाया तो पानी का लेवल कम हो गया। तो आप ये कह सकते हैं जिन लेयरों में पानी का तल बढ़ने के लिए स्वतंत्र हो, बढ़ने और घटने के लिए, तो डेट इज कॉल्ड अनकन्फाइंड एक्वीफर। देयर इज नो लिमिट। और कन्फाइंड एक्वीफर में देयर इज लिमिट, वह एक बंधा हुआ है, वह कन्फाइंड एक्वीफर कहलाता है। व्हाट इज पर्च्ड एक्वीफर? पर्च्ड एक्वीफर एक ढकोसला है, एक झूठा है। क्या झूठा है वो देखते हैं। हम मान लीजिए कभी बोरिंग किए, अर्थ सरफेस में हमने बोरिंग की। अब बोरिंग की, हमें वही बोरिंग किया। बोरिंग आपने देखा होगा, जब भी आप बोरिंग करते हो तो आपने देखा होगा कि हमें पानी जहां पर हार्ड स्ट्रेटा मिल जाता है, स्ट्रेटा मिल जाता है, वहां पर आप रोक देते हो बोरिंग को, क्योंकि आप सोचते हो यहां पर पानी कम मिलेगा। हार्ड स्ट्रेटा पे रोकने का रीजन क्या है? रीजन यही है भैया, क्योंकि जब आप बोरिंग कर रहे थे तो जब ऊपर से बोरिंग किए तो नीचे हार्ड आ गया। इसका मतलब आप सोचा इससे नीचे तो परफुलेट करेगा नहीं। भाई ये मेरा हाथ है और इसके ऊपर बारू भर दूं इतनी दूर तक, ठीक? आप बोरिंग किए और यहां पर ले आए,
अब इस बालू में रोज गिलास से आप पानी डाल रहे हो बाल्टी से और 1 गिलास पानी निकाल रहे हो, तो मेरा हाथ तो परफोलेटेड है नहीं जो नीचे पानी ट्रांसफर कर देगा, तो यहां पर पानी हमेशा विद्यमान रहेगा, रिचार्ज जोन रहेगा, रिचार्ज जोन जिसमें पानी लगातार आता रहे। तो ऐसी सिचुएशन में भाई आपको पानी लगातार मिलता रहेगा। अब झूठ कैसे होता है वो देखिए। मान लो कोई रॉक है, वह बहुत भौगोलिक गतिविधियों के कारण है ना, या जियोलॉजिकल गतिविधियों के कारण वो परिवर्तित हो गई है। कैसे परिवर्तित हो गई है? ऐसे एक रॉक थी, एक रॉक कैसी थी? रॉक थी फ्लैट, बिल्कुल इस तरीके से जैसे यहां बना रखी है, ये रॉक थी ऐसे। अब ये रॉक जब इस पर फोर्स पड़ा सॉइल का, तो कई वर्षों में यह कप का रूप ले लिया इसने इस तरीके से। अब ऊपर तो ये सब परवियस लेयर है, लेकिन भैया जब पानी इसमें गिरा तो इस कप में भर गया और आपकी किस्मत फूटी। मतलब जो बोरिंग करा रहा है, इसको पर्सनली मत लीजिएगा कि जो बोरिंग करा रहा है उसने क्या किया भैया, उसने बोरिंग कराने वाले ने भैया यहीं से बोरिंग इसी में कर दिया, वो इधर करता तो उसको फायदा मिलता। अब जब यहां करा तो उसको पानी मिल गया खूब। जब उसको भैया पानी खूब मिल गया इस जगह पर, तो उसने बोरिंग को रोक दिया क्योंकि हार्ड स्टेटा मिल गया, उसको मस्त पानी मिल रहा है। कुछ टाइम बाद पानी तो इसका घसीट जाएगा, ऊपर से तो मिलेगा नहीं पानी। तो मैक्सिमम लेयर कहां पे है? वाटर टेबल तो नीचे है यहां पर। तो भाई एक टाइम तक उस बोरिंग को पानी मिलेगा, बरसात जब आएगी तो फिर मिलेगा, गर्मी में बोरिंग फ्लॉप हो जाएगी। तो ये है आपका पर्च्ड एक्वीफर। क्लियर है? इस चीज को समझ गए आप? पर्च्ड एक्वीफर को समझ गए कि आपकी उस टाइम किस्मत अच्छी नहीं थी और आपने बोरिंग किया और बोरिंग फंस गया आपका यहां पर। अच्छा, बोरिंग यहां पर फंस गया तो भाई आपको पानी बाहर मिला ही नहीं, एक टाइम तक मिला है ना। तो दैट इज कॉल्ड पर्च्ड एक्वीफर। यहां तक आप समझ गए? तो व्हाट इज एक्वीफर, व्हाट इज एक्वीक्लूड, कन्फाइंड एक्वीफर, अनकन्फाइंड एक्वीफर एंड पर्च्ड एक्वीफर। यहां तक का ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है। परवियस लेयर, इम्परवियस लेयर, आउटक्रॉप, ये सब खत्म हो गया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। जो जो होता जाता है उसको हम खत्म कर देते हैं, मिटा देते हैं, जिससे थोड़ा सा स्पेस बने और हम उस पर आपको समझा भी सकें अगर मुझे कुछ समझाना है तो। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर हमारे अच्छे लग रहे होंगे। हम आपको लगातार पढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, और उम्मीद है आपका होली का त्योहार भी बहुत अच्छा गया होगा, अच्छे से आप लोगों ने कलर खेला होगा, होली मनाई होगी। ठीक है, तो अब आपको पढ़ाई में मन लगाइए। होली भी हो गई आपकी, सब कुछ हो गया आपका। ठीक है, सारे प्रोग्राम आप मना लिए, अपनी अपनी संस्थाओं को वापस आइए और अपना पढ़ाई शुरू कीजिए। अगर आप संस्था में नहीं है तो ठीक है, पढ़ाई बहुत जरूरी है, त्योहार जो है वो भी जरूरी है। ठीक है, लेकिन त्योहार के साथ साथ पढ़ाई भी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, अब बात करते हैं वेल्स। वेल क्या है? वेल भाई आप जमीन से पानी को ऊपर निकालने का तरीका है। आप पानी ग्राउंड वाटर कैसे पियोगे? तो वो ग्राउंड वाटर निकालने के लिए क्या भैया, ग्राउंड वाटर को यूज कैसे करें, उसके लिए हम क्या करते हैं, वेल लगाते हैं या वेल खोदते हैं। तो वेल जो है सबसे पुरानी प्रथा है कुआं खोदना, है ना। कहते हैं भैया कुआं खोदो, खुद कुआं खोदो, खुद पानी पियो। ठीक, तो वेल जो है वो वेल्स जो है वो 3 टाइप के होते हैं, सैलो वेल्स, डीप वेल, आर्टिजन वेल एंड फ्लोइंग वेल। सैलो वेल जो है वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, उसमें मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से टाइप के हैं सैलो वेल। तो देखिए, जो सैलो वेल हैं वो आपका अनलाइंड वेल होते हैं, लाइंड वेल होते हैं, मोटा वेल होते हैं, कैसून वेल होते हैं, ठीक है, या केसिंग वेल होते हैं। तो ये क्या चीज है, ये सब क्या है, ये मैं बताता हूं। देखिए भैया, आप ये एक बात बताओ मुझे, जब आप पुराने टाइम पे गए होगे, कभी सोचा होगा पुराने टाइम के बारे में, जब पानी नहीं, तो भाई नदी के किनारे आप थोड़ा सा गड्ढा ऐसे ऐसे खोदते हो, आपको पानी मिल जाता है, पी लेते हो आप। ठीक, तो वो क्या है, अगर वही गड्ढा बहुत गहराई तक खोद दिया जाए मैदानी एरिया में, तब भी तो आपको पानी मिल जाएगा। तो डेट इज कॉल्ड अनलाइंड वेल। अनलाइंड वेल जिसमें किनारी कच्ची हो, किनारी को बोलते हैं कर्व, वेल ऑफ कर्व, मतलब या सॉरी जिसको बोलते हैं उसका कुएं का चक्का या स्टैनिंग। ठीक, वो आपका क्या हो, कच्चा हो। ठीक है, कच्चा होगा तो वो लाइंड जो है
वो आपका कहलाएगा अनलाइंड वेल कहलाएगा या कच्चा कुआं कहलाएगा। कच्चा कुआं में डायरेक्ट आप मिट्टी खोद देते हो और पानी को निकाल देते हो। तो इसका जो डेप्थ होती है वो 7 मीटर तक होती है। इसको हम डग वेल बोलते हैं। डग का मतलब होता है खोदना या खुदाई, ठीक है। अब बात करते हैं भैया लाइंड वेल क्या होता है। लाइंड वेल में चिनाई की जाती है, आरसीसी के किनारे किनारे सरिये भी लगाए जाते हैं। अब भैया जब कुआं हमारा कच्चा था तो पुराना जमाना था, अब हमने उसको परमानेंट यूज किया। जो आजकल आप गांव में देख रहे होगे, ब्रिक के कुएं देखते होगे, सीमेंट कंक्रीट के कुएं देखते हो, कई कुएं में प्लास्टर होता होगा, ठीक है। तो ये आपका लाइन कुआं कहलाता है। राजस्थान के साइड में बावड़ी बोलते हैं उसे, है ना, कुएं को। तो उस तरीके से कुएं हैं। अब जो लाइंड कुआं होता है वो थोड़ा जब उसके कंक्रीटिंग कर देते हैं तो उसकी गहराई भी बढ़ जाती है, डायमीटर भी बढ़ जाता है। तो इसकी गहराई 8 से 10 मीटर तक पहुंच जाती है और इसका डायमीटर जो है वो 1.5 मीटर से ऊपर होता है। जो इसकी साइड में जो आपका कंक्रीटिंग करते हैं, इस जगह पर ब्रिक की कंक्रीटिंग या ब्रिक करते हैं, वो 30 से 50 सेंटीमीटर होता है। यहां पर हम कर्व बनाते हैं, यहां पर हम वीप होल्स छोड़ते हैं जिससे पानी यहां पर अंदर आ जाता है। वीप होल्स की पानी उसमें से रिस रिस के अंदर आता रहे। नीचे कुआं तो ऐसे कुएं धंसते नहीं है। और जो कच्चे कुएं होते हैं, अनलाइंड कुएं होते हैं, वो पानी पड़ते ही धंस जाते हैं नीचे। पानी जैसे थोड़ी बरसात आई, मिट्टी बह के पूरा मलबा उसमें चला गया। और इसमें क्या रहता है, ग्राउंड टेबल से ऊपर इसको बनाया जाता है जिससे मलबा भी नीचे न जा पाए। ऊपर जो पक्का करके और ऊपर ढक भी देते हैं, ढक्कन भी लगा देते हैं। इस तरीके से इसमें काम करते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका कौन सा वेल, आपका अनलाइंड वेल, लाइंड वेल, ठीक है। अनलाइंड वेल में कच्चा रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं आपका मोटा कुआं। व्हाट इज मोटा कुआं। मोटा कुआं में हम क्या करते हैं, यहां वीप होल्स दे रहे थे। मोटा कुआं में क्या करेंगे कि ये जो आपकी दोनों लेयर्स हैं ये सेम रहेंगी, समान रहेंगी। और यहां पर एक नीचे ग्राउंड वाटर टेबल से 10 से 25 मीटर बिलो आप क्या करोगे, एक पक्का पोर्शन बनाओगे इस तरीके से। और कुएं की किनारी को उसके ऊपर सिचुएटेड कर दोगे, स्थिर कर दोगे। और इसके बीच में एक गड्ढा बना दोगे 10 से 15 सेंटीमीटर का होल। तो पानी एक कोटर की तरह बन जाएगा नीचे, ठीक, कोटर बन जाएगा और पानी बढ़िया रिस रिस के ऊपर आता रहेगा। इसमें बालू आने की अधिकतर चांस ज्यादा होती है, इसमें पानी की मात्रा और ज्यादा मिल सकती है। तो यह कहलाता है मोटा कुआं। और जो ये पोर्शन कंक्रीट का बनाया जाता है यह कहलाता है मोटा, ठीक है। अब बात करते हैं कैसून की या पाइप की। तो इसमें क्या होता है, आप 40 से 100 mm का जो पाइप होता है, केसिंग होती है, ठीक है। उसमें हम पहले सबसे नीचे जाली लगाते हैं, जैसे हम बोरिंग करते हैं नल वल, उस तरीके से। डेप्थ जो है 25 मीटर, क्योंकि ये बहुत गहराई तक नहीं करते, तो 25 मीटर तक करते। और हम पानी को बाहर मोटर पंप से निकाल लेते हैं। ये तो हो गई बात आपकी सैलो वेल में, जिनकी डेप्थ गहराई ज्यादा नहीं होती। अब डीप वेल की बात करते हैं। व्हाट इज डीप वेल। डीप वेल क्या होता है, अब बात करते हैं हम डीप वेल की। चलिए डीप वेल की कर लेते हैं, आर्टिजन बाद में बताएंगे। तो डीप वेल की करते हैं। सैलो आपका हो गया। सैलो में आपको मैंने बता दिया अनलाइंड, लाइंड, मोटा कुआं और कैसून या मोटर पंप आप इसको कह सकते हो, ठीक है। केसिंग भी कह सकते हो। अब स्ट्रेनर की बात करते हैं। इसमें भैया क्या होता है, ये ग्राउंड लेवल है। अब हम इसमें ये करते हैं कि इसमें जाली लगाते हैं। जाली कैसे, जहां पर परवियस लेयर है वहां पर जाली, जहां पर इम्परवियस है उसमें जाली नहीं, जहां पर परवियस उसमें जाली, जहां पर इम्परवियस उसमें जाली नहीं। क्या आप मानते हो ऐसा होता होगा ना? ऐसा नहीं होता है। होता कैसा है, देखिए जैसे ये मेरा बोरिंग का पाइप है, इसमें हमने जगह 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 छेद कर दिए। अब जब हम इसकी जाली को मिट्टी नीचे डालेंगे तो जहां पर परवियस होगा वहां पानी मिलेगा, जहां इम्परवियस होगा वहां पानी नहीं मिलेगा। लेकिन यहां चूंकि हमने दिखाने के लिए, तो हमने दिखा दिया कि इम्परवियस से हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये पूरे में हम जाली लगाते हैं जहां से हमें पानी मिलना होता है। और आपको लिखना क्या है, यही लिखना है कि परवियस लेयर के समक्ष में हमारी जाली काम करती है, जाली रहती है। इम्परवियस के समय जाली नहीं रहती है, मतलब काम नहीं करती, मतलब नहीं रहती है, ठीक। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। अब जब बहुत सारी जाली होती तो हर परवियस लेयर से इसमें पानी मिलता रहता है। इनमें सब में क्या था भैया, 1-2 परवियस लेयर से पानी आप निकाल पाते थे। यहां आपको 3-4 परवियस लेयर से पानी मिल रहा है, तो इसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। इसको बोलते हैं स्ट्रेनर नलकूप। स्ट्रेन मतलब होती है जाली या छानना, तो स्ट्रेनर जाली वाला ट्यूबवेल, ठीक। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेनर नलकूप। इसकी कैपेसिटी होती है 10 से 15 गुना। 50 से 200 लीटर प्रति सेकंड ये पानी निकाल सकता है। इसका डायमीटर होता है 10 से 30 सेंटीमीटर। डेप्थ होती है 100 से
500 मीटर तक। ध्यान रहे, मैं आपको जितना ये लिख के बताता हूं आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बाकी कोई बकवास कोई चीज याद नहीं रखनी है, फिगर याद रखना है, ये चीजें याद रखनी है। और आप थ्योरी जो है अपने मन से जो मैं बोलता जा रहा हूं उसको आप सुनते जाइए, उसी तरीके से आप लिखिएगा, आपको ये सब चीजें याद रहेंगी, तैयार रहेंगी। अब बात करते हैं आर्टिजन वेल की या फ्लो वेल की। इसको हम फ्लो वेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लो वेल। फ्लो वेल। तो भैया ये आर्टिजन और फ्लो वेल होता क्या है इसके बारे में बताते हैं। जरा बोर्ड थोड़ा सा साफ कर देते हैं जिससे हम और कुछ भी बता सकें। चलिए, जितना साफ हो गया है उसी में बताने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं आर्टिजन और फ्लो वेल। तो देखिए यार, होता क्या है कि जमीन जो है हमारी, अर्थ सरफेस जो है हमारी, वो ऐसी है, पूरा गोल नहीं बनता है गोला, चलिए मान लीजिए ऐसी है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इसमें सारी लेयर ऐसी ही होंगी, तो भाई जब इसका हम क्रॉस सेक्शन, लेयर ऐसी तो होंगी, इस तरीके से, इस तरीके से, है ना। अब हम चूंकि अर्थ सरफेस पर रहते तो पानी यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, इस तरीके से यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, है ना। तो वही चीज मैंने यहां दिखाने का प्रयास किया है कि हुआ क्या था, ये जो लेयर है ऊपर वाली, ये बहुत रॉक है। क्या है? रॉक है, पत्थर है, इसमें रॉकी एरिया है इसमें, और यहां पर भी रॉकी एरिया है। भाई दो परवियस में, दो इम्परवियस में एक परवियस फंस गई। क्या कहा मैंने? दो परवियस में, दो इम्परवियस में एक परवियस फंस गई बीच में। ये इम्परवियस लेयर है, ये इम्परवियस लेयर है, और यहां फंस गई परवियस। लेकिन कन्फाइंड से थोड़ा सा डिफरेंस है, वरना हम उसको कन्फाइंड में ही रखते हैं। कन्फाइंड में क्या था? ये रिचार्ज जोन बंद हो गया था, बंद हो गया था। यहां ऐसी सिचुएशन नहीं है, यहां आपका ये रिचार्ज जोन जो है, वाटर का आना चल रहा है। अब भैया एक बात बताओ मुझे, मैं तुमको एक प्लास्टिक का पाइप इधर दूं ऐसे, और एक प्लास्टिक का पाइप इधर दूं ऐसे, इसमें कहूं भैया यहां से पानी भरो, इसमें कहूं यहां से पानी भरो, और यहां पर एक पॉलीथीन कवर कर दूं, ठीक, मानते हो? और नीचे एक हार्ड पन्नी लगा दूं, हार्ड रॉक लगा दूं, कुछ भी। अब ये दोनों पाइप यहां पानी डाल रहे हैं, तो ये पन्नी पहले फूलेगी, फूलती रहेगी। एक टाइम आएगा इस क्योंकि यहां पे पाइप बिल्कुल बंधा हुआ है, एक टाइम आएगा पाइप फूट जाएगा, यहां पन्नी फूट जाएगी और पानी बाहर निकलने लगेगा, इस तरीके से लगेगा। कुछ ऐसा यहां होता है। क्या होता है? जब पानी का फोर्स या रेन वाटर का दोनों तरफ से फ्लो बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा, तो रॉक जो है वो हमारी ब्रेक कर जाती है, इस पे क्रैक्स पड़ जाते हैं और रॉक्स ब्रेक कर जाती है, पानी बाहर को निकलने लगता है। तो इसको बोलते हैं फ्लो वेल या आर्टिजन वेल। जैसे जैसे पानी बाहर निकलता रहता है बहुत दिनों तक, और धीरे धीरे फ्लो जो है या तो कांस्टेंट हो जाता है, या धीरे धीरे अगर रेन वाटर कम हो गया है तो पानी का कम भी हो जाता है। बट दो रॉक के होने के बाद भी इसमें वाटर लेवल आता जाता रहता है, ठीक है। ये चीज आपको समझनी चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड आर्टिजन वेल। फ्रांस में ये कुएं बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में भी इस कुएं की भरमार है। आर्टिजन वेल अगर आपको देखना है तो आर्टिजन वेल का शायद एक एग्जाम्पल है, शायद सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के मिश्रिक तहसील है, उसमें नैमी सारण्य जगह पड़ती है, वहां पर आपको पाताल तल कुएं का एग्जाम्पल मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इन्फिल्ट्रेशन गैलरी। व्हाट इज इन्फिल्ट्रेशन गैलरी? इन्फिल्ट्रेशन गैलरी क्या होती है? कभी कभी मान लीजिए रिवर है, तो रिवर से हम भैया पानी नहीं निकालते डायरेक्ट। क्यों नहीं निकालते? क्योंकि रिवर से हमें स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता है, साफ पानी नहीं मिल पाता है। तो हम क्या सोचते हैं कि यार रिवर से ना निकालें, लेकिन रिवर के बगल से निकाल लें, उसके बालू के छन्ने का प्रयोग कर लें हम पानी का। तो कैसे करेंगे? देखो, जैसे मान लो यहां पर कोई रिवर है, ये रिवर का वाटर लेवल है,
यहां पर रख लो जहां मैं बैठा हूं। अब हमें नीचे ये रिवर है, उसके बाद एक जमीन में थोड़ी दूर गए यहां पर, और फिर नीचे एक गड्ढा कर लिया इस जगह पर। जब गड्ढा कर लिया 5 से 10 मीटर पर, तो गड्ढा करने के बाद हमने नीचे एक संरचना बना दी, एक पाइप डाल दिया, या इस तरीके से एक संरचना बना दी और उसमें पानी को इकट्ठा कर लिया। तो हमारा रिवर का पानी का फ्लो यहां हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने बताया था पर्कुलेशन की स्पीड हमेशा ज्यादा रहती है। जरा इधर देखने का प्रयास कीजिएगा, नजर इधर बनाइए हमारी तरफ। कोई रिवर ये आ रही है इस तरीके से बह के, हमने क्या किया, यहां रिवर आ रही है तो इसके नीचे हमने नीचे मतलब इसकी गहराई में, ठीक है, जो इसका वाटर लेवल है उससे गहरे पे एक ऐसा कोई संरचना बना ली, कुछ भी बना लिया पक्का, और इसमें जगह जगह छेद भी कर दिए, ठीक है। तो यहां पानी इकट्ठा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसका पानी यहां मूव कर जाएगा क्योंकि पर्कुलेशन की स्पीड ज्यादा होती है। जो पानी यहां आएगा उसका क्या होगा, उसका प्यूरिफाई होगा क्योंकि बालू से छनता हुआ आएगा। यही तो है इन्फिल्ट्रेशन गैलरी, और इस इन्फिल्ट्रेशन गैलरी का पानी हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए इन्फिल्ट्रेशन गैलरी, रिसन छिद्र क्या होता है, तो ये इन्फिल्ट्रेशन गैलरी, यहां पर रिवर है, इस तरीके से रिवर का वाटर टेबल है, वाटर टेबल से नीचे हमने ऐसी संरचना बना दी। अब आप ये मत सोचना कि सर यहां तो आपने जगह छोड़ दी है तो गिर जाएगा। अरे भाई ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है, इसके पीछे फिर जगह छूटी होगी। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर कैसी होती है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ये है, आपने देखा होगा जो जंगले बनाते हैं अपने घरों में, इस तरीके से कभी कभी ईंट लगाते हैं, उसमें बीच बीच में कहीं कहीं पे ईंट रखते हैं, कहीं कहीं पे ईंट नहीं रखते, कहीं खाली। जैसे यहां पर ईंट है और ये पोर्शन खाली, फिर ईंट है, फिर ये पोर्शन खाली, इस तरीके से बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। तो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर से इसमें पानी इसमें आएगा, इससे पानी हम बाहर को निकाल सकते हैं। तो ये इन्फिल्ट्रेशन गैलरी कहलाती है। इसको हम वाटर लेवल जो है 5 से 10 मीटर थोड़ा सा नीचे रखा जाता है रिवर से, और दूरी भी थोड़ी ज्यादा रखी जाती है जिससे पानी आपका इसमें इकट्ठा होता रहे। दूसरा, इन्फिल्ट्रेशन गैलरी भी थोड़ी सक्सेस कम हुई तो हमने इन्फिल्ट्रेशन पाइप का यूज किया। पाइप क्या भाई, ये रिवर है, ये सब हम ड्रामा ही ना करें, ये ड्रामा ना करके हम क्या करें, इसके नीचे, नदी के नीचे से एक बढ़िया छिद्रित पाइप डाल दें और उस पाइप में बढ़िया छन छन के पानी आता रहे यहां पर, फिर आगे बजड़ी लगा दें, बजड़ी से बढ़िया पानी ले लें, बालू भी नहीं आएगी, तो ये कहलाएगा इन्फिल्ट्रेशन पाइप कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो सब बातें हो गई, अब बात करते हैं इंटेक्स की। व्हाट इज इंटेक्स? इंटेक क्या होता है? तो देखिए, इंटेक है एक हमारी ऐसी संरचना जिससे हम जो प्यूरिफिकेशन के लिए पानी है वहां हम नदी से ले सकते हैं। देखो होता क्या है, जब हमें पानी प्योर करना होता है, ठीक है, तो हमें भाई कच्चे पानी को भी प्योर कर, कच्चे पानी मतलब जो दूषित पानी है, पीने वाला नहीं है, उसको प्योर करना है। तो नदी से जब आप पानी लाओगे, भाई क्या करोगे, ये अगर रिवर है यहां पर, तो पानी पहले रिवर से लाओगे, फिर ट्रीटमेंट प्लांट पर ले जाओगे। अब ट्रीटमेंट प्लांट पर एकदम से पहुंचा दोगे, यहां से पानी लाओगे तो किसी युक्ति से, तो वह जो युक्ति होती है पानी को कलेक्ट करने की, पानी को खींचने की रिवर से, वह कहलाती है इंटेक। क्या कहलाती है? इंटेक। ठीक है, या जलग्राही, नाम से ही स्पष्ट है, जलग्राही, जल ग्रहण करने वाला। ठीक है, तो इंटेक जो है उसके लिए सिलेक्शन कैसे करेंगे? नदी का संरेखण सीधा होना चाहिए, प्रवाह सतत होना चाहिए, कंटिन्यूअस पानी मिलना चाहिए, हम वहां पर पहुंच जाए, बाढ़ से सुरक्षा होनी चाहिए, नदी के किनारे मजबूत होने चाहिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे पास स्पेस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो नदी से बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिससे हमें पानी का खर्चा बहुत ज्यादा करना पड़े। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटेक की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटेक, ग्रेविटी इंटेक एंड पंपिंग इंटेक। जब हम कोई रिवर, किसी रिवर से, ये रिवर है हमारी, इस रिवर से, ये रिवर हमारी ऊपर है और हम पानी नीचे इसके कलेक्ट कर रहे हैं, तो ग्रेविटी इंटेक कहलाएगा। थ्रू ग्रेविटेशनल हम पानी को इकट्ठा कर ले रहे हैं। पंपिंग इंटेक कहलाएगा जब हम रिवर से पानी को ऊपर पंप करके इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो पंपिंग इंटेक कहलाएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटेक अकॉर्डिंग टू सोर्स। तो जब रिजर्वायर से पानी इकट्ठा करते हैं उसके लिए जो संरचना बनाते हैं वो रिजर्वायर इंटेक कहलाएगी। जो लेक के लिए संरचना बनाते हैं, जो झील से पानी इकट्ठा करते हैं उसे लेक इंटेक बोलेंगे। जो कैनाल से आपका पानी इकट्ठा करते हैं उसको कैनाल इंटेक बोलेंगे। जो रिवर से पानी इकट्ठा करते हैं उसे रिवर इंटेक बोलेंगे। जो पोर्टेबल इंटेक है
वो आपका पोर्टेबल है। यहाँ रिवर शायद 2 बार हो गया है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया इंटेक। इंटेक मतलब पानी को कलेक्ट करने की संरचना। क्लियर है। अब देखिए, अब पेपर में क्या आता है, पेपर में क्या क्या पूछा जा सकता है उसकी बात करते हैं। तो पूछेगा भाई इंटेक क्या होते हैं, किसी एक इंटेक का वर्गीकरण कीजिए, किसी एक इंटेक के बारे में बताइए। तो मैं आपको यहाँ जो फिगर आपको दिखा रहा हूं इस साइड में देखिएगा, आपको फिगर दिख रहे हैं। देखिए आपको फिगर दिख रहे होंगे, ये आपका यहां पर देखिए उस साइड में रिजर्वायर इंटेक है, लेक इंटेक है, कैनाल इंटेक है। इस तरीके से आपको फिगर दिखाई दे रहे होंगे। ये सब फिगर आपको पेपर में एक फिगर बना दीजिएगा और इनको थोड़ा सा बता दीजिएगा इनके बारे में। इन्फिल्ट्रेशन गैलरी के बारे में आता है, इन्फिल्ट्रेशन पाइप के बारे में आता है, तो यह फिगर बना दीजिए। जो बातें मैंने आपको बताई वो बता दीजिए। आर्टिजन वेल भी छोटे क्वेश्चंस में आता है, फिगर बनाइए, इसके बारे में 2-4 शब्द लिख दीजिए। ठीक है, और आपका रॉक क्या होती है, परवियस लेयर क्या होती है, कैसे निकलता है, जलदाब पे पानी निकलता है, वो आप बता दीजिए। तो इस तरीके से आप इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें बता सकते हैं और समझा सकते हैं। अब देखिए एक चीज और बचती है, वो मैं बताता हूं कि फ्रेंच वेल क्या होता है। तो देखिए फ्रेंच वेल ये होता है जब हम एक कुएं के अंदर क्या करते हैं, कुएं के अंदर इस तरीके से गोल, और यहां पर कुएं के अंदर ऐसे इस तरीके से आपके पाइप लगाते हैं, पाइप लगाते हैं इस तरीके से। तो उनको क्या कहते हैं, फ्रेंच वेल कहते हैं। क्या कहा जाता है, फ्रेंच वेल कहते हैं। ये इनकी संख्या 1 मीटर में कितनी होती है, 500 से 800 होती है। कितनी होती है, 500 से 800। इनमें जगह जगह पर ऐसे छिद्र बने रहते हैं। क्या बने रहते हैं, जगह जगह पर छिद्र बने रहते हैं। और एक जलधारी लेयर में 10 पाइप डाले जाते हैं। एक जलधारी लेयर में कितने पाइप डाले जाते हैं, 10 पाइप डाले जाते हैं। और इनकी कैपेसिटी कितनी होती है, इनकी कैपेसिटी आपकी होती है 5 से 25 लाख वाटर, 25 लाख लीटर पर घंटा। 5 लाख से 25 लाख लीटर पर घंटा जो है इनकी कैपेसिटी होती है। 5 लाख से 25 लाख पर लाख लीटर पर घंटा। ठीक है, यह इनकी कैपेसिटी होती है। अब इनमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, आपको बस फिगर बनाना है और थोड़ा बहुत इनके बारे में बता देना है। बिकॉज क्योंकि यह पेपर की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। ट्यूबवेल पूछा जा सकता है, स्ट्रेनर नलकूप पूछा जा सकता है, फ्रेंच नलकूप के बारे में फिगर बना के 2-4 लाइनें लिखने को बोल सकता है, तो वो मैंने बता दिया। आप सभी के पास बुक्स हैं, एक बार देखिएगा और उनको सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, एग्जामिनर जो क्वेश्चन रखेगा वो लिमिटेड ही रखेगा। तो इस तरीके से सेकंड चैप्टर जो है वो मैंने इसी भाग में पूरा खत्म कर दिया है। आप नहीं पढ़िएगा जो है नलकूप का, आपका जो पानी निकालने की क्षमता का फार्मूला है वो सब आपके सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लोगों को अगर वहां पर नहीं समझ में आया हो क्योंकि बोर्ड पे फिगर सही से नहीं बन पाता है, तो आप यहाँ समझ सकते हैं इंटेक्स को, है ना। तो देखिए इंटेक में क्या है भैया, कुछ बहुत खास नहीं है कि आपको कोई चीज़ इसमें समझ में ना आए, है ना। बहुत खास नहीं है कि जो समझ में ना आए। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, रिजर्वायर इंटेक का फिगर है। तो देखिए ये क्या है, ये जो लिखा है गैंग के लिए फुटब्रिज। फुटब्रिज का मतलब ये पैदल पुल है यहाँ पर। इसमें क्या है भाई, आप इस पे चल के आएंगे और देख लेंगे कि क्या गड़बड़ है, कैसे है। और ये पानी का यहाँ देखिए कलेक्शन हो रहा है, यहाँ से ये पानी कलेक्ट कर रहा है। ठीक, इस जगह से ये रिजर्वायर है। यहाँ पर स्टॉप वाल लगा हुआ है, स्लुइस वाल लगा हुआ है, ये बेल माउंट लगे हुए हैं, इनलेट है, इसमें स्क्रीन्स लगी रहती हैं, छन्ने लगे रहते हैं, जिससे जितना गंदा पानी है वो अंदर ना आए, साफ पानी अंदर आए। इस चीज़ को ध्यान रखा जाता है। ठीक है, फिर अब इसमें भी निकास का भी सिस्टम होता है। निकास का सिस्टम कैसे होता है, यहाँ पर देखिए आप, ये पानी यहाँ आया इस तरीके से, ये इससे आया, ये इससे आया, इससे आया। अब ये कैसे रहता है, ये 1 2 3 क्यों लगा रखे हैं इसमें लेवल के अनुसार लगा रखे हैं भाई। मान लीजिए कभी तीनों छन्ने काम करेंगे अगर जलाशय पानी ज़्यादा होगा, अदरवाइज जो है कम छन्ने काम करेंगे भाई। मान लो वाटर लेवल यहाँ तक है तो दूसरा तीसरा काम करेगा, और दूसरे तक तीसरे तक है तो तीसरा काम करेगा। इस तरीके से पानी कलेक्ट होकर यहाँ आएगा और ये आपका वाटर वर्क्स को चला जाएगा, ऐसे ही तो जाएगा। ये डैम बना रखा है सपोर्ट्स के लिए, है ना, बांध बना रखा है सपोर्ट्स के लिए। ये इनलेट का कुआं है आपका। इस तरीके से पानी जो है पहुंचेगा। ये इनलेट स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट रूल नहीं है इनलेट में, है ना। तो ये आप देखिए, इसी तरीके से रिजर्वायर का हो गया तो ऐसा हो गया। अब आपको डिफरेंट मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ, इसमें डिफरेंट टाइप्स के रिजर्वायर दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये जलाशय हो गया, ये देखिए झील वाला। जो लेक में होगा, लेक में क्या होता है भाई,
पानी साइड से नहीं कलेक्ट करके, ये झील है, झील के स्तर से यहाँ पर नीचे आपका पानी कलेक्ट करते हैं। देखिए ये इस तरीके से यहाँ ये ढक्कन लगा देते हैं और ये वाटर को नीचे से ही भेज दिया जाता है झील के अंदर। ये झील के अंदर ये स्ट्रक्चर बनाई जाती है। ये कंक्रीट का बेड बना देंगे बोल्डर साइज के और यहाँ पर ढक्कन लगा देंगे, स्क्रीन्स लगा देंगे, पानी इसमें जाएगा और यहाँ से कलेक्ट होके और पानी बाहर को निकल जाएगा। ठीक है, अगर ग्रेविटी है तो ग्रेविटी, अगर पंप है तो पंप, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट फिगर देखिए आप। नेक्स्ट फिगर में ये क्या है, ये भैया वो है आपका इंटेक। जैसे मान लीजिए कहीं पर किसी नदी में कहीं पानी सूख गया, कहीं पानी है, तो आपको ये इस टाइप का इंटेक यूज करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं चल इंटेक, मूविंग इंटेक। ठीक, इसमें क्या है, इसमें जैसे आपका इंजन है, इंजन से पानी आप खींचते हो तो सक्शन होता है इंजन में, वैसा ही सक्शन यहाँ लगा देंगे। इसमें व्हील पर रहता है, इस पानी को यहाँ से छोड़ देंगे, इसको सक्शन को रोकने के लिए वायर लगा देते हैं यहाँ पर सपोर्ट्स में। ये ट्रॉली होती है और इस तरीके से पानी आपका सप्लाई में जलकल को पहुँच जाता है। बड़ा सिंपल सा सिस्टम है, कुछ इसमें खास नहीं है भाई। रेल है, ये पूरी व्हील है, व्हील पे पूरा सिस्टम है, पानी कलेक्ट किया, पानी को पंप से भेज दिया वाटर लेवल पे, और यहाँ जहाँ जहाँ पानी ज़्यादा वहाँ से पानी भेज दिया। तो ये चल टाइप का एक टाइप का इंटेक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जलाशय इंटेक मैं आपको बता चुका हूँ। नहर इंटेक देखिए, ये भी इस टाइप का। नहर इंटेक में क्या है, ये देखिए, ये वहाँ पर दीवार बनाई थी, बांध बनाया था, यहाँ पर भी बांध बना लिया, पुस्ता वाल जिसे बोलते हैं ना, पुस्ता नहर। अब यहाँ पर जो ये नहर के अंदर ये इस टाइप से, वहाँ पर साइड में इंटेक बनाए थे चैम्बर, यहाँ पे इंटेक चैम्बर के अंदर कर लिया। ये कैनाल का बेड कर लिया, यहाँ स्क्रीन छन्ना लगा दिया मोटा वाला, यहाँ महीन लगा दिया, इसके ऊपर जाली लगा दी। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं बेल टाइप इंटेक। बेल टाइप मतलब घंटामुखी प्रवेश। घंटामुखी कैसा होता है सेक्शन भाई, घंटामुखी ना ये गोल शेप है, इसलिए इसको घंटामुखी बोलते हैं। यहाँ पर स्लूइस वाल्व लगा दिया जो कंट्रोल करे, ये इससे बंद हो जाए, ऊपर से ही इसको बंद कर देगा, ऊपर से ही इसको खोल लेगा, है ना। यहाँ से इसको जैसे इस पे चल के हुए आएगा, यहाँ से इसे खोल लेगा वाल्व को, पानी मूव करने लगेगा, और वाल्व बंद कर ले, पानी नहीं हो जाएगा। अगर ऊपर तक पानी पहुँचाना, ये ग्राउंड लेवल नीचे है, तो आपको पानी कैसा होगा, पंप से फ्लो करोगे, अगर नीचे है तो थ्रू ग्रेविटी चला जाएगा, है ना। तो इट्स सो सिंपल। नेक्स्ट है, ये देखिए नदी अंतर्ग्राही। नदी अंतर्ग्राही ऐसा है, यहाँ पर HFL लिखा है, देखिए HFL हाई फ्लड लेवल, लो फ्लड लेवल, और ये बेड नदी का बेड तल। अब इसमें हम देख लेंगे कि ये मैक्सिमम है तो ये वाला काम करेगा वाल्व, न्यूनतम ये वाला काम करेगा, तो इसमें पानी आप इकट्ठा कर सकते हो। पंप में पानी आएगा, इसमें आएगा, यहाँ से पंप से बाहर को खिंच जाएगा, क्योंकि नदी अक्सर नीचे होती है, तो इस तरीके से वहाँ चला जाएगा। इसलिए इसको सम्प वेल बोलते हैं, गीला कुआं बोलते हैं। ये चूसल पंप है। गीला कुआं इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी भरा रहता है। और ये हो गया आपका पंप कक्ष। यहाँ पर एक 2 चैम्बर का कक्ष बना देते हैं, सपोर्ट रहता है, यहाँ पंप रहता है। तो बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा नहीं है जो समझ में ना आए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट बात करते हैं आपकी फ्रेंच वेल को, फ्रेंच या रेनी। अब मैंने फ्रेंच बताया आपको शायद नहीं समझ में आया कि यार सर पता नहीं क्या बता रहे हैं, और समझ में आया नहीं। तो भैया कुछ नहीं होता है, ये हमारा वेल है, एक कुआं है। ठीक, ये कुएं की रिंग है, कुएं का वेल कर्व है। ठीक, इसके किनारे किनारे हम यहाँ पर गड्ढे कर करके और इस तरीके से रेडियल कलेक्टर हम बिछा देते हैं, जिससे क्या होता है, पानी इसमें कलेक्ट होकर कुएं में भरता जाता है। ये इस तरीके से, है ना। इनकी कैपेसिटी बहुत होती है, इनकी कैपेसिटी बहुत होती है। अब इनकी कैपेसिटी कितनी होती है, ये मैंने आपको उसमें बताया था कितनी कैपेसिटी है। पहले इसकी बात करते हैं, पहले इसके डायमीटर की बात कर लेते हैं, कितने कितने होंगे। तो देखिए इसमें जो नॉर्मल जो डायमीटर, इसका जो डायमीटर है वो कितना होता है, 20 से 30 सेंटीमीटर इसका संग्रही पाइप का कलेक्टर का व्यास होता है। 20 से 30 सेंटीमीटर कलेक्टर का व्यास होता है। और इसमें 30 मीटर से अधिक इसकी लंबाई होती है। कितनी लंबाई होती है, 30 मीटर से। और 1 मीटर के पाइप में जो ये खांचे कटे होते हैं, ये कितने खांचे कटे होते हैं, ये 500 से 800 खांचे काटे जाते हैं। ठीक है, लंबाई में। तो इस तरीके से इनको ड्रेन रेडियंट की तरह सिलेक्ट किया जाता है और इस तरीके से कुएं में जाके सारी चीज़ें सेट कर देते हैं। ठीक है, जब ये सेट कर देंगे रेडियल कलेक्टर को, तो इसमें पानी रिस के इसके अंदर आएगा। अब फ्रेंच नलकूप की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। कितनी होती है, 30 से 40 गुना ज़्यादा होती है। तो ये क्या करेगा, 5 लाख से 25 लाख लीटर तक पानी आपको प्रोवाइड करेगा कुएं में। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है, बाई चांस आपसे पूछा जाए तो आप इसको बता सकते हो।
ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब थोड़ी सी अगर हम बात आपसे करना चाहें कि इस चैप्टर में और क्या इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा अब कुछ बचा नहीं है। कभी कभी अब केंद्रीय पंप पूछ लेता है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब केंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। आपने देखा होगा इस तरीके का, एक ये ऐसे है, फिर यहाँ पर ऐसे होता है, ये पंप होता है, यहाँ पर इम्पेलर लगा होता है, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप, है ना, सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो इसमें इम्पेलर होता है, ये इसका पोर्शन इम्पेलर कहलाएगा। यहाँ पर ये डिलीवरी पाइप होता है और नीचे जो है आपका वो सक्शन पाइप होता है, यहाँ से पानी सक करता है और यहाँ पानी ऊपर साइड को पानी बाहर निकालता है। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चैप्टर में बस इतना है, इसको आप, मुझे उम्मीद है आप समझ